क्या पढ़ने वाले हैं अपन? पुंकेसर की संरचना, जिसके अंदर ही पराग कोश भी आ जाएगा, और लघु बीजाणु धानी के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कल की क्लास का जो आज की क्लास से कनेक्टेड है वो चीज रिवाइंड कर देती हूँ, ठीक है। क्या भाई, हमने कहा था कि हमको जो हमारी निषेचन पूर्व घटनाएं हैं जिसमें अपन ने पुष्प की संरचना पढ़ी थी, उसके अंदर हमको दो भागों में पढ़ना है निषेचन पूर्व घटना। मतलब अपन को दो चीजें बनानी है, एक तो नर युग्मक बनाना है और एक मादा युग्मक बनाना है। तो आज की क्लास में अपन जो है नर युग्मक निर्माण यानी कि नर युग्मक बनाने का जो प्रोसेस है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास से अपन पहला वो जो अपना पॉइंट है उसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि अपन ने कल की क्लास में लिखी थी। जैसे नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो भाई नर युग्मक का निर्माण अपने पुंकेसर में होगा। अच्छा, कल भी कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या ये चीज नोट करनी है? बिल्कुल नोट करनी है आपको, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है, नोट करनी है। पुंकेसर यानी कि अपना स्टामिन, स्टामिन के अंदर एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं पराग कोश। ये कल की ही थोड़ी सी बात मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर होती है लघु बीजाणु धानी। अंदर जाते जा रहे हैं अपन डीप में, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिर उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इसके अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंग्लिश बोल दिया है मैंने यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ये आपको बात याद रखनी है कि ये हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से होता है, यानी कि मियोसिस से होगा, ठीक है, मियोसिस से होगा। अभी तक जितनी भी यहाँ पे संरचनाएं हैं सारी के सारी डिप्लॉयड है। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। इसके बाद यहां से जो अपना लघु बीजाणु बनेगा वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। यहां से, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यहां पे हुआ है, इससे पहले जो भी विभाजन होंगे आपको बताएंगे कौन कौन से होंगे। तो यहां पे अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पराग कण बनेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नर युग्मक कहेंगे, युग्मकोद्भिद, सॉरी, नर युग्मकोद्भिद कहेंगे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। तो आप कहेंगे कि बीजाणुद्भिद कौन है, ये सारे बीजाणुद्भिद है ये। अच्छा, यहां पे मैंने धानी नहीं लिखा, सॉरी बच्चों, ये मैं कल भी भूल गई थी। लघु बीजाणु धानी, इंग्लिश में तो मैंने स्पोरेंजियम लिख दिया था, वहां पे लघु बीजाणु रह गया ये। और इसके बाद अपना बनेगा नर युग्मक। ये कल की बात लिखी है, तो ये वाली बात आपको लिखनी है। अब देखो, अब इसको लिखने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो डायरेक्ट पुंकेसर से सीधा परागकण लिख दो, बीच की बातें छोड़ दो, लेकिन वो कब, जब आपके बात ये समझ में आ गई हो और अब आप जिंदगी में ये बात कभी नहीं भूलेंगे, तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें से सारी चीजें नहीं लिख के आप पुंकेसर लिख दो, फिर लघु बीजाणु धानी लिख दो और सीधा परागकण या नर युग्मक लिख दो, अगर आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है। ये PYQ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको साल के स्टार्ट में समझा देती हूँ कि जब भी मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि ये PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है, ये CUT में आया हुआ है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने नोट्स में या तो अंडरलाइन लगा के या उसको हाईलाइट करके ऐसे लिख दिया करो PYQ, ताकि जब आप उसको 6 महीने बाद पढ़ो तो आपको ये पता रहे कि मेरे को इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये PYQ है। वरना फिर आप वो इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हो और ध्यान नहीं रखते। अभी तो आपको याद रहेगी, 6 महीने बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे अपने, तो अब आपको ये चीज याद आ जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये ऐसे आप लगा दिया करो,
अंडरलाइन कर दो, हाइलाइटर है आपके पास तो वो कर दो और साइड में लिख दो PYQ। इन नीट का है तो नीट लिख दो, CUET का है तो CUET लिख दो, बोर्ड का है तो बोर्ड लिख दो, 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे करके लिख दो। ठीक है, ये बातें शुरू से सीखनी है आपको। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज पहले अपन इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी संरचना के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। और इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं, और जब हम ये दोनों संरचना पढ़ेंगे तो अपने आप इसकी संरचना भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी संरचना भी अपने आप आ जाएगी। ये आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टुडे आज की क्लास में अपन ये बात करने वाले हैं कि पुंकेसर कैसा दिखता है, उसके अंदर परागकोश कैसा होता है, और उसके अंदर लघु बीजाणुधानी कहाँ है, कैसे है, किस सिचुएशन में है। और बात मानो, ये आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट डायग्राम में है, तो वहां पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा देना जब मैं डायग्राम बनवाऊंगी। चलो आज की बात को शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे पुंकेसर की संरचना की। तो पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं, और इसको पुमंग भी बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे किया है, आप भी ऐसे अपने नोट्स में इसको हाईलाइट कर लिया करो, जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर दी कि इसी को पुमंग कहते हैं, इसी को एंड्रोशियम कहते हैं, इसी का नाम कई जगह स्टैमिन है, सिंगल होता है तो स्टैमिन बोल देते हैं, ग्रुप होता है तो पुमंग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजों पे अंडरलाइन। अब कैसे होता है पुंकेसर, तो देखो मैं यहां पे, मेरी बात एक और कि मैं यहां पे शॉर्ट में लिखती हूं, शॉर्ट में लिखती हूं, आप डिटेल में लिखेंगे। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो मैंने कोई लाइन लिख दी है, वो शॉर्ट में लिख दी है, क्योंकि भाई मेरे पास समय कम है ना। अब एक एक चीज तो मैं अब यहाँ पे लिखने से रही, कुछ चीजें मैं बोल भी दूंगी, है ना, और कुछ चीजें यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन हो सकता है पूरी लाइन नहीं लिखूं, शॉर्ट में लिखूं। आप उसको डिटेल में लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे आप, करता है, करती है, होता है, होती है, ये सारी चीजें हो सकता है मैं ना लिखूं, क्योंकि कई बार मैं चीजें शॉर्ट में लिख देती हूँ। जैसे पहले ही लाइन में यहाँ पे लिख रही हूं कि पुंकेसर की संरचना कैसी होती है। तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है, मिलकर, या पुंकेसर में दो भाग होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, मिलकर बना होता है। अब इस लाइन को जब मैं कुछ अपने आगे के लेक्चर्स लिखूंगी तो इतना बड़ा पूरा नहीं लिखूंगी, ऐसे भी लिख सकती हूँ, पुंकेसर दो भाग डैश करके दोनों भागों का नाम लिख दिया। तो आप उस लाइन को बढ़ा सकते हैं अपनी तरीके से, बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लिखने की आदत, हैबिट बनानी पड़ेगी, नोट्स। ठीक है, तो भाई दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अपना पुतंतु, क्या होता है भाई, पुतंतु, जिसको अपन कहते हैं फिलामेंट, और दूसरा अपना होता है परागकोश, एंथर। मैं यहां पे एक डायग्राम बना रही हूं, ये देखो, ये अपना पुंकेसर है और ये उसका क्या है, परागकोश। तो ये अपना क्या हो गया, परागकोश, और ये क्या हो गया भाई, पुतंतु, यानी कि फिलामेंट। भाई बार बार मैं सब जगह इंग्लिश नहीं लिख पाऊंगी, एक जगह लिख दी है, आप अपने हिसाब से इसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये अपना पुतंतु है, एक पुतंतु में दो भाग होते हैं। अब कई बुक्स में तीन भाग लिखे हुए हैं, वो तीसरा भाग क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन जनरली इसके दो ही भाग ज्यादातर बुक्स में लिखे हुए हैं। तीसरा भाग यहाँ पे भाई, ये जो अपना पुतंतु है ये वाला, और परागकोश है वो जहां पे जुड़े हुए हैं, जैसे ये बिंदु है, जिस बिंदु पे जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं योजी, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव। तो कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है तीन भाग होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर अपन एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करें तो वहां पे सिर्फ दो भाग ही ज्यादातर लिखे जाते हैं, एक तो परागकोश और एक दूसरा क्या होता है, अपना फिलामेंट होता है। बीच में आप चाहो तो एक लाइन ये लिख सकते हो कि परागकोश और पुतंतु योजी द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना, ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट, देखो मैं पॉइंट बना के लिख रही हूं, ये मेरा तरीका है ताकि चीजें आसानी से लर्न हो जाए। आप चाहो तो आप वही खिचड़ी जो आपकी बनती है
पैराग्राफ बना के लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पूतंतु, पूतंतु पूतंतु का, देखो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डायग्राम याद है ना तो आप अपनी लैंग्वेज में आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। जैसे देखो मैंने डायग्राम बना दिया, अब इसी से मैं सेंटेंस लिख रही हूं, 2 बातें लिख दी। अब क्या लिखूंगी कि पूतंतु का समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरे को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये पुष्पासन क्या है, जिसने पुष्प की संरचना पढ़ी थी कल की क्लास में उसको पता है, थैलेमस को कहते हैं, थैलेमस से जुड़ा होता है। इसको ही लाइन को बढ़ा रही हूं, थैलेमस से, अभी समझा रही हूं क्या है, वह दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा यानी कि डिस्टल एंड, डिस्टल एंड जो है पराग कोश से, पराग कोश से जुड़ता है। ये देखो, अब इसी लाइन को मैं 2 लाइनें भी बना सकती थी, मैंने एक में लिख दिया अपने हिसाब से, आप 2 में लिखो, एक लाइन अलग एक लाइन अलग। ठीक है, क्या होता है ये सुनो, ये पूतंतु है, इसके 2 सिरे दिख रहे हैं आपको। एक तो ये वाला सिरा जहां पे ये पुष्पासन है, आपको कल पुष्प की संरचना याद है, पुष्पासन था यहाँ पे, बाकी चीजें अपन ने बनाई नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये पुष्पासन है। तो भाई हमने कहा कि पूतंतु का समीपस्थ सिरा जो है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है, जबकि दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा मतलब दूर वाला, ये पास वाला है समीपस्थ, और ये है दूरस्थ सिरा, जबकि दूरस्थ सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पराग कोश से जुड़ा हुआ है। ये अपनी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई पराग पुंकेसर की संरचना के नाम पे। अब एक और मेरी बात सुनो, ठीक है, योजी वाली लाइन हम लिख देते हैं, पूतंतु पराग कोश से योजी द्वारा, योजी यानी कि कनेक्टिव, कनेक्टिव द्वारा जुड़ा रहता है। अब एक मेरी बात सुनो, कहीं आपके पास ऐसी बुक होंगी जो आपको ऐसे ऐसी चीजें बता रही होंगी कि पराग कोश जो है वो पूतंतु से अलग अलग तरीकों से जुड़ता है, ये इसके किनारे पर भी जुड़ सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा, 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। अगर कहीं दे रखा है तो उस पर ध्यान मत देना, वो एकदम आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे दे रखा है कि ये जो अपना पूतंतु है इससे पराग कोश 2-3 तरीकों से जुड़ सकता है। एक तो भाई जैसे कि ये ऐसे जुड़ गया बिल्कुल किनारे से, एक मैंने जोड़ा है देखो यहाँ पे किनारे से थोड़ा सा दूर जोड़ा है, एक जुड़ता है बीचों बीच, ये देखो एकदम बीचों बीच जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सभी पौधों में पराग कोश के जुड़ने का तरीका अलग अलग होता है, उसको बेसी फिक्स्ड और वर्टिसिलेस्टर और एक जो होता है सब बेसी फिक्स्ड, डॉर्सल फिक्स्ड, ऐसे शब्दों से बुलाया जाता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन के पार्ट्स हैं, ना तो ये आपके 11th में था कभी, ना ये 12th में है कभी। तो ये बातें आपको नहीं पढ़नी है अगर किसी बुक में दे रखी है तो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो कि पुंकेसरों की संख्या, जो मैं अब यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरी लाइन नहीं लिख रही, पुंकेसर जो हो सकते हैं, पुंकेसर 1 से अधिक वह चक्रों में हो सकते हैं। अब ये चक्रों का क्या मतलब है, चक्रों में हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको 11th की बात याद दिला रही हूं, चक्रों में हो सकते हैं। जैसे अपना ये पुष्पासन है ना, इस पे एक ही पुंकेसर है, अभी तो मैंने एक ही बनाया है, लेकिन अगर पुंकेसर मान लो ये मेरा हाथ पुष्पासन है और इस पुष्पासन को मैं आपको ऐसे सामने करके दिखा रही हूं,
तो अभी इस पुंकेसर पे मान लो बीच में 10-12 पुंकेसर यहां लगे हुए हैं, फिर 10-12 पुंकेसर थोड़े सा दूरी पे बना के बाहर लगे हुए हैं, फिर और पुंकेसर और बाहर लगे हुए हैं चक्रों के रूप में, तो उसको बोलते हैं पुंकेसरों के चक्र। ऐसा सब में नहीं होता है, किसी किसी में गुच्छों में होते हैं, किसी में चक्रों में होते हैं। तो ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारा आपको लिखना है और इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे फिर भी मैंने चीजें काफी शॉर्ट में लिखी है, आप चाहो इसको बढ़ा भी सकते हो। तो ये अपना हो गया पुंकेसर। अब दूसरी बात क्या आ रही है, अब अपन पढ़ेंगे फिलामेंट में तो पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, फिलामेंट से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपना परागकण कहां बन रहा है, अपना परागकण बन रहा है परागकोश में। तो अपन सीधा अपने टारगेट पे पहुंचेंगे, किसकी संरचना पढ़ने वाले हैं, परागकोश की संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परागकोश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, अब आपके परागकोश में क्या क्या चीजें हैं ये देखो। तो परागकोश के अंदर जो हमारा परागकोश है उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक प्रारूपिक परागकोश, भाई ये वाला शब्द मैंने 11th वालों को भी समझाया है, आपको भी समझा रही हूं। ये शब्द ये कहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो डायग्राम बना रहे हैं, हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अपने सिलेबस में, वो एक टिपिकल टाइप का परागकोश है। मतलब कि अगर हम 100 पौधे उठाएंगे तो 100 पौधों में से इस प्रकार का 90 या 80 पौधों में इस प्रकार का परागकोश ही हमें मिलता है, उसको बोलते हैं प्रारूपिक परागकोश। वरना परागकोश के अलग अलग शेप भी होते हैं। परागकोश देखो ऐसा भी हो सकता है, परागकोश ऐसा भी हो सकता है, परागकोश ऐसा गोल भी हो सकता है, परागकोश ऐसा भी हो सकता है। तो भाई परागकोश के अलग अलग शेप है, लेकिन हम जो परागकोश पढ़ने वाले हैं, हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो एक प्रारूपिक परागकोश है। मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का परागकोश मिलता है और उसको अपन कहते हैं प्रारूपिक परागकोश। ठीक है, हम किसी एक पौधे या एक के बारे में, अब ये मत पूछना मैम हम किसका परागकोश पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमको जो बुक में दे रखा है वो किसका फोटो है। हमको प्रारूपिक परागकोश बोला है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप गुड़हल का खोलोगे तो अलग दिखेगा, आप गुलाब का खोलोगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा लेकिन शेप में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो प्रारूपिक परागकोश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ ऐसा है, इस तरीके का, और यहां से उसका पूतंतु लगा हुआ है ऐसे। ये इसका पूतंतु है, समझ गए बात को। ये हम ऐसा वाला परागकोश पढ़ रहे हैं। अब परागकोश का शेप देखो ऐसा भी होता है, ऐसा, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो प्रारूपिक वाले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब परागकोश जो होता है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, वो द्विपालित होता है। देखो मैं यहाँ पे जो जो लिख रही हूं, जो जो अंडरलाइन कर रही हूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये PYQ भी है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। एक तो ये द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब क्या है? द्विपालित का मतलब ये है कि जब हम परागकोश को अंदर से माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें परागकोश कुछ ऐसा नजर आता है। यहां से भी दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, देखो एक ये वाली पाली दिख रही है, पाली का मतलब लोब, पाली का मतलब बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, द्विपालित, द्वि का मतलब दो, पाली का मतलब लोब्ड। देखो एक पाली ये दिख रही है आपको, एक पाली ये दिख रही है, दो पालियां दिख रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादातर जो परागकोश होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा जो परागकोश था उसका TS काटा। क्या काटा? TS। अब TS क्या होता है? अनुप्रस्थ काट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाओ। अब आपको यही पता नहीं होगा कि ये हम जो बना रहे हैं वो अनुप्रस्थ काट है, तो कैसे चित्र बनाओगे? ठीक है, ये TS काट रहे हैं। TS का मतलब क्या होता है कि जैसे अपना ये परागकोश है, ये रहा, ये परागकोश है अपना, इसको ऐसे काटा है अपन ने। ठीक है, समझ गए? यहां से इस तरीके से ऐसे काटा है, ऐसे काटा और फिर ऐसे सामने से देख रहे हैं। बात समझ में आई
कि ये अपना पराग कोश है। देखो मेरे पास एक ब्रश है भाई, ये अपना पराग कोश है, ऐसा समझो, ठीक है। ये नीचे पुतंतु है और ये पराग कोश है। अपन ने इसको ऐसे काटा है आड़ा। अब अपन देख कैसे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं इसको सामने से। समझ में आ गई बात? तो जब हमने सामने से देखा तो हमको ये कुछ ऐसा नजर आता है, और इसमें भाई ये रही इसकी एक पाली। कौन सी वाली? ये वाली। ये देखो, ये जो है इसकी ये पाली है, लोब है। क्या है? लोब। यहां से यहां तक ये वाली। और दूसरी वाली कौन सी है? ये दूसरी वाली है, ये रही इस साइड वाली, ये पाली 2। अब देखो, मैं इसको ऐसे भी लगा सकती हूं, मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ, ये लोब 1 है ये वाला पूरा, और ये लोब 2 है। तो हो सकता है आपको किसी बुक में ऐसे बना के लोब दे रखा हो, भाई मैं इधर से पाली बोलूं 2, एक बोलूं, या ऐसे बोलूं यहां से यहां तक इतनी, तब भी बात तो सेम है ना, कोई अंतर तो नहीं आएगा। तो भाई ये अपना क्या है? एक लोब है, और ये है अपना दूसरा लोब। बात समझ में आ गई? अब इन पाली में तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पराग कोश है वो कैसा है? बाई लोब्ड है, यानी कि द्विपालित है। तीसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है? हर पाली में देखो, ये एक पाली है, ये पूरी एक पाली है, इस पाली में आपको बीच में खांच नजर आ रही है। इस खांच की वजह से इसमें 2 कोष्ठ बन गए हैं, एक ये वाला कोष्ठ, एक ये वाला कोष्ठ। समझ में आई बात? एक पाली में हमने देखा कि यहाँ पे एक खांच है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया कुछ अलग नजर आ रहा है, ये वाला एरिया कुछ अलग नजर आ रहा है। तो एक पाली में 2 कोष्ठ है, एक ये रहा कोष्ठ नंबर 1, और ये रहा कोष्ठ नंबर 2। तो एक पाली में 2 कोष्ठ है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये कैसा है? द्विकोष्ठीय भी है। अच्छा, कोष्ठीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीका। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइथीकस। क्या बोलेंगे? थीका। थीका वो बिहार वाला नहीं, अपना ठेका। ठेका क्या खाते हो आप? वो छठ पे बनाते हैं, है ना, वो ठीका नहीं बोल रही हूं मैं, ये थीका है, ठीक है। वो वहां मत पहुंच जाना छठ पे। तो ये वाला जो है ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है। तो भाई हमने कहा कि हमारा एक लोब है, उसमें 2 कोष्ठ है। तो हमारा जो पराग कोश है वो एक तो द्विपालित है, और दूसरा हमारा जो पराग कोष्ठ है वो कैसा है? द्विकोष्ठकीय है। ये देखो मैंने लिखा, और इंग्लिश में लिखा है डाइथीकस, इसका इंग्लिश बाई लोब्ड। तो क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, यहां से पीवाईक्यू है बच्चों, ये ऐसे लिखते रहना जैसे मैं लिख रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया देखो पीवाईक्यू, आप थोड़े पास आपके पास जगह हो तो यहाँ लिख देना, ये पीवाईक्यू है कि पराग कोश कैसा होता है? पराग कोश द्विपालित द्विकोष्ठ की होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 कोष्ठ है, वैसे इधर भी है ना भाई, ये भी तो पाली है। जब इस पाली में 2 कोष्ठ है तो इसको भी तो बोलोगे कोष्ठ, इसको भी तो कोष्ठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन अगर अपन दोनों सभी कोष्ठ मिलाएं तो टोटल कितने कोष्ठ है? 1 2 3 4, 4 है ना टोटल। टोटल कितने हैं? 4। लेकिन यहाँ पे जो द्विकोष्ठकी लिखा हुआ है वो लोब के हिसाब से लिखा हुआ है कि एक लोब में 2 कोष्ठ हैं, ठीक है। ये मैथ्स है भाई, 2 लोब है, एक लोब में 2 कोष्ठ है, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी भी चतुष्कोष्ठकी नहीं लिखना है, कभी भी आप चतुष्कोष्ठकीय नहीं लिखोगे, आपको यही लिखना है द्विपालित द्विकोष्ठकीय। इंग्लिश वाले लिखेंगे बाई लोब्ड डाइथिकस। डाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2। केमिस्ट्री पढ़ते हो थोड़ी सी अच्छी वाली, ठीक है। अब एक और चीज लिखी हुई यहाँ पे, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो इधर वाली में भी है। चतुष्कोणी का मतलब क्या होता है? मैथ्स पढ़ते हो, आपको पता है इसके 4 कोने दिख रहे हैं आपको, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो ये चतुष्कोणीय है या नहीं है? कोष्ठकीय नहीं लिखा हुआ है, कोणीय लिखा हुआ है। 4 कोने हैं इसके। जैसे अपन जो वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि ये चतुष्कोणीय है।
ऐसा बनाते हो मैथ्स के अंदर, उसको क्या बोलते हो? चतुष्कोणीय है, क्योंकि उसके 4 कोने होते हैं। भाई इसके भी 4 कोने हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? चतुष्कोणीय बोलते हैं। हर बात मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है कि ये चतुष्कोणीय कैसे हुआ, द्विपालित कैसे हुआ, द्विकोष्ठिकीय कैसे हुआ। प्रत्येक पाली में क्या है? 2 कोष्ठ है। अब यहां पे ये कोष्ठ वाली बात समझ में आ गई हो तो मैं कोष्ठ मिटा दूं, 1-2 जगह से मिटा दूं, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ बात लिखनी है। आपके लिए मैं इसको कोष्ठ को किसी और जगह पे बना रही हूं। भाई ये क्या हो गया? अपना कोष्ठ, ठीक है, साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी क्या है? कोष्ठ। ऐसे आप उधर चाहो तो लिख सकते हो। अब क्या होता है? प्रत्येक कोष्ठ में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। ये देखो जी, प्रत्येक कोष्ठ में एक संरचना पाई जाती है चारों कोनों में। यहां पे लिखा हुआ है चारों कोनों में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, चारों कोनों में एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो भाई ये वाली लाइन समझ में आई जो सबसे पहले लिखी थी? क्या पुंकेसर होता है? पुंकेसर में पराग कोश जो अभी अपन ने बनाया, पराग कोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर ये प्रक्रिया होने वाली है जिसको अपन कल पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, आज तो इसमें ही बहुत कुछ बाकी है अभी। देखो, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये अपना पराग कोश है और पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी है। कितनी लघु बीजाणुधानी है? 4। अब यहां पे मैं नीट के पर्पस से एक बात लिख रही हूं, कहां लिख दूं आपके लिए? यहां पे लिख दूं कोने में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में भी आ सकती है ना, 12th के लिए भी लिख ही देती हूं, बिहार यूपी वालों की आ ही सकती है। क्या बात कि हमने कहा कि ये प्रारूपिक पराग कोश है, लेकिन इसके अपवाद भी है। भाई जहां साइंस है वहां अपवाद तो होना ही है। कुछ ऐसे पौधे जैसे भिंडी, कपास, गुड़हल, गुड़हल समझते हो? रोजा साइनेंसिस है ना, जिसका जनरली हम डिसेक्शन करते हैं, चाइना रोज। और भिंडी को तो पहचानते ही होंगे, कपास को भी पहचानते होंगे, कॉटन। उनके जो पराग कोश होते हैं उनमें द्विकोष्ठिकीय नहीं होते, वो कैसे होते हैं? एक कोष्ठिकीय होते हैं। अब इसका क्या मतलब है मैम? समझा रही हूं। वैसे तो जिसने ये समझा है उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बता देती हूँ। ये देखो, ये अपना पराग कोश सही से बन जाए अगर एक बार में। ये देख रहे हो आप कैसे पेन चलता है? एक ही पेन से पूरा पराग कोश बन जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक कोष्ठ है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है? कुछ संरचना अलग होती है। इनमें ऐसा होता है, ऐसा। और एक में एक ही कोष्ठ होता है। एक में, एक पाली में एक ही कोष्ठ होता है। यहाँ पे एक पाली में 2 है ना, एक पाली में 2 है, इसलिए द्विकोष्ठिकीय कह रहे हैं। यहाँ पे एक पाली में एक ही कोष्ठ रहता है। ये अपवाद है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लेंगे साइड में या हाईलाइट करके कहीं लिखना चाहते हैं तो। बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। मैंने नीट, देखो आजकल बोर्ड के पेपर में भी कुछ अच्छे वाले नीट के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ऐसा ना समझे कि हमें तो नीट नहीं देनी है तो हम तो इसको नहीं लिखेंगे। कई बच्चों का ऐसा होता है, मैम मुझे तो नीट नहीं देनी है, लेकिन 12th तो देनी है ना। 12th में यूपी बिहार में कई ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं जो नीट के लेवल के होते हैं, तो आप छोटे मोटे एमसीक्यू वगैरह जो मैं आपको बताती हूँ नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम अपन इसकी डिटेल संरचना पढ़ने वाले हैं, अभी तो ये खत्म नहीं हुई है। अब अपन लघु बीजाणुधानी की बात करने वाले हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी कैसी होती है, क्या होता है? तो लघु बीजाणुधानी को जब अपन देखते हैं तो कैसी दिख रही है अपन को? गोल दिख रही है। कैसी दिख रही है? गोल दिख रही है। इस गोल लघु बीजाणुधानी में 4 परतें होती हैं
और अगर मैं ऐसे कहना चाहूं कि पराग कोश में 4 परतें होती हैं, तो भी बात सही है, बिल्कुल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन, ये ध्यान रखना बात कि भाई अगर आपको पूछे लघु बीजाणुधानी में कितनी परतें होती हैं, तब भी आपका आंसर 4 ही रहेगा। आपको बोलेंगे पराग कोश में कितनी परतें होती है, तब भी आपका आंसर 4 ही रहेगा। दोनों बातें सेम है, नाम भी सेम है। कौन सी 4 परतें होती हैं, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहली होती है बाहरी त्वचा। अभी मैं सबको डायग्राम से बताऊंगी, पहले लिख लो, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। भाई ये भी पीवाईक्यू है, यहां से बहुत पीवाईक्यू निकलेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए, स्पेशली यूपी वाले, ठीक है। दूसरी होती है अंतस्त्वचा, अंतस्थीशियम बोल दूंगी, चलो दोनों ही लिख देती हूँ। अंतस्त्वचा, जो कि वैसे सही नहीं है लेकिन कई बुक्स में लिखा हुआ है अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम। ये वाला नाम ज्यादा याद रखें, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा गलत शब्द है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, है ना। ये तो सही है, ये है, इसका भाई इंग्लिश ही रहेगा, इसको क्या बोल देंगे, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है। तीसरी अपनी जो परत है, पहली, दूसरी, तीसरी है मध्य परत, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। और चौथी अपनी है टैपिटम, और बहुत ही ज्यादा वाली इंपॉर्टेंट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेकिन ये टैपिटम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक किसी को इसमें दिक्कत, चलो अब अपन डायग्राम की तरफ चल रहे हैं, अपना जो मेन डायग्राम है आज का उस तरफ जा रहे हैं अपन। और थोड़ा सा लघु बीजाणुधानी जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझाती हूँ। अब अपन बड़ा वाला डायग्राम बनाने वाले हैं। तो भाई यहां पे अपनी देख रहे हो एक पेन से कैसे भाई अपना बन रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखो, ये अपनी क्या है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां लिखने वाली हूं उसको लिखें। ये मैंने लिखा है अपरिपक्व, अपरिपक्व परागकोश। इंग्लिश भी लिख रही हूं, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इमैच्योर एंथर, और यहां से आपका पक्का हो रहा है 5 अंक का डायग्राम वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ठीक है। ये डायग्राम बहुत बार आ चुका है तो आप कृपया यहां पे ध्यान दें। अब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, इसमें 4 परतें होती हैं और अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी। तो भाई जो लघु बीजाणुधानी पूछ रहे हैं, ये रही लघु बीजाणुधानी। ये देखो, ये लघु बीजाणुधानी है, ये जो 4 मैं बना रही हूं ये लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। इसके अंदर की बात अभी अपन करेंगे, पहले बाहर 4 परतों की बात करते हैं। तो भाई लघु बीजाणुधानी के बाहर या पराग कोश में 4 परतें होती हैं। अब देखो, हमको सारी परतें नहीं बनानी है, क्योंकि अगर इसकी भी परत बनाओगे, इसकी भी परत बनाओगे तो 2 घंटे यहीं पे निकल जाएंगे। एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, पेपर छूटने के 100% चांसेस है अगर स्पीड नहीं रखी तो, ठीक है। ये बात अभी से सीख लो। तो ये स्पेशली यूपी वाले बच्चे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है वो डिटेल वाले बहुत आते हैं, पेपर छूट जाता है। स्पीड मेंटेन करनी है आपको और स्टार्टिंग से अपनी स्पीड मेंटेन रखना। अब यहाँ पे क्या है, 4 परतें हैं, तो अपन एक में बना रहे हैं। एग्जाम में अगर आता है तब भी आप एक में ही बनाएंगे, सब में नहीं बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली परत जो मैं यहाँ बनाने वाली हूं, ये जो मैं पीली कलर की परत बना रही हूं, ये भाई पूरी तरफ है, सब तरफ है। आधे बच्चों ने ये बात सुनी नहीं होगी जो मैंने अभी बोली है। मैंने कहा कि ये जो पीली परत है ये चारों तरफ है, लेकिन मैं नहीं बना रही हूं,
ठीक है, ये सब तरफ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब सभी तरफ है। और जो भी मैं बनाऊंगी वो भी सब तरफ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं और इतना डिटेल में हम नहीं बना सकते, इसीलिए हम एक ही तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी है एपिडर्मिस, जिसको अपन ने क्या कहा, अधिचर्म। ठीक है भाई, वहां पे मैंने अधिचर्म लिखा था, बाहरी त्वचा लिखा है, एक और शब्द लिख लो, अधिचर्म। ये सब इसके नाम है। ठीक है, बाहरी त्वचा भी कहते हैं इसको। उसके अंदर होती है अंतस त्वचा। और अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। अंतस त्वचा जैसी आपको एनसीईआरटी में बताई है वैसी नहीं है, रियलिटी में वो ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं, ऐसी जैसी मैं बना रही हूं, ये देखो ऐसी लंबी कोशिकाएं हैं ये। और आपको भी ऐसी ही बनानी है अगर आप एग्जामिनर के नजर में कुछ अपने आप को ढंग का शो करना चाहते हो और ये बताना चाहते हो कि आपने बायो पढ़ी है। ठीक है, तो भाई ये है अपनी अंतस्थीशियम। इंग्लिश नाम मैं नहीं लिख रही हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं वहां पे। ये अंतस्थीशियम है, ये एक या दो परत की हो सकती है, ये एक परत की होती है, ये एक या दो की हो सकती है, लेकिन अगर आप एक भी बनाओगे तो बुरा नहीं मानेगी ये बेचारी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, मैं बार बार बोल रही हूं। अब तीसरी परत है हमारी मध्य त्वचा। तो ये भाई इस तरीके से बना दो, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। मेहंदी की, लड़कियों की जो डिजाइन होती है मेहंदी की, वो यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। खैर मेरी मेहंदी की डिजाइन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिनकी भी अच्छी है जो 11th वाले हैं उनको याद है पेरेन्काइमा बनाना सिखाया था मैंने। ये देखो अब मैं इधर भी बना रही हूं, ऐसे ऐसे आपको 3-4 परत आपकी हो जानी चाहिए, चिपका देनी है आपको। ये है अपनी मध्य त्वचा या मध्य परत। ठीक है, 3 से 4 परतों की हो सकती है ये, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो, ये ज्यादा ही होती है। ठीक है, और सबसे अंदर टेपिटम आती है और टेपिटम की डिजाइन भी देख लो, टेपिटम भी एनसीईआरटी में गलत बनी हुई है, ऐसी होती है टेपिटम। ये आपको दिख रही है क्यों, ऐसे तिकोनी, ऐसी वाली पहाड़ जैसी। अब कई बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे कि मैम आपने लघु बीजाणुधानी के अंदर टेपिटम बना दी। हाँ, वही बनानी है आपको, क्योंकि ये लघु बीजाणुधानी से चिपकी हुई रहती है। और हमने कहा कि हम लघु बीजाणुधानी की परतें बोले या पराग कोश की परतें बोले, अंतर तो है नहीं। तो भाई ये लघु बीजाणुधानी से चिपकी हुई रहती है, इसलिए इसको अपन अंदर ही बनाते हैं। ये है अपनी टेपिटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जो है वो मैं यहीं पे लिख रही हूं। अगर आपको पूछ ले कि टेपिटम का एक काम बताओ, तो सबसे पहला काम आपको यही लिखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि ये लघु बीजाणु जो अपने बनेंगे, लघु बीजाणु बनते हैं ना, भूल तो नहीं जाते हो पुरानी बातें। लघु बीजाणु को पोषण देते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बाकी और भी काम है, अभी आज आपको मैं बताऊंगी। और ये पीवाईक्यू है, इसके काम भी पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, दोनों ही पीवाईक्यू है। ठीक है, तो टेपिटम के काम और भी बताऊंगी मैं आपको। ये 4 परतें हैं, बार बार मैं कह रही हूं, ऐसी की ऐसी 4 परतें यहां पे भी है, ऐसी की ऐसी 4 परतें यहां पे भी है, ऐसी की ऐसी 4 परतें यहां पे भी है, लेकिन हम वो नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब एक और बात सुनो, बीच में क्या है, एक छोटा सा ऐसे समूह है, ये क्या है बच्चों, ये आपका वो योजी है, जिसको संयोजी भी कहते हैं, कनेक्टिव। जो मैंने आपको कहा था ना कि जहां से पूतंतु जुड़ा हुआ रहता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा एक अपन को साइन दिखता है, उसी को संयोजी कहते हैं, उसी को कनेक्टिव बोलते हैं, उसको योजी भी बोल सकते हो, लिख देती हूं मैं यहाँ पे योजी। तो योजी का एक और काम है, योजी का क्या काम है, एक तो इससे पूतंतु जुड़ा हुआ रहेगा, और दूसरा ये जो दो अपनी पालियां हैं, दोनों पालियों को जोड़ने का काम भी यही करता है।
ठीक है। अब बीच बीच में आपको थोड़ी सी ऐसी कोशिकाएं बनानी है। अगर आपके पास फ्री टाइम बच जाए एग्जाम में तो क्या करोगे, तो फ्री टाइम बच जाए तो ऐसी कोशिकाएं बना देना भाई, ऐसे 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 करके बना दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्या आप बोले तो, मैं थोड़ा सा कलर, भाई कोशिकाओं का समूह होता है। इस कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जन उत्तक। और ये भी पीवाईक्यू है। सवाल क्या है कि लघु बीजाणुधानी के, ये लघु बीजाणुधानी है ना गोल वाली, लिख दूं क्या एक बार इसको भी। एक तो कलर आपको नहीं दिखेंगे, मैं तो बेचारी कलर से ही परेशान हूं। ये जो अपनी गोल गोल है, ये फिर से बता रही हूं, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी इसको भी कर देती हूं ताकि आपको रहे कि भाई वो अकेली नहीं है, ये चारों ही है। लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिकाओं का समूह होता है, इसी से अपना फ्यूचर वाला परागकण बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ही परागकण और लघु बीजाणु बनेंगे। पहले लघु बीजाणु बनेगा फिर परागकण बनता है। तो इसी से अपना मेन काम करना है, अपना मतलब का काम इधर है छुपा हुआ, अंदर खजाना ये है सारा। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु उत्तक। यहाँ पे इंग्लिश के लिए जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, उसका इंग्लिश मैंने यहां लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं या कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसी को उत्तक कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बीजाणु जन उत्तक। और इससे क्या बनेगा, इसी से लघु बीजाणु बनेगा। और उसको पोषण कौन देगा, देखो अड़ोस पड़ोस में टेपिटम है, वो उसको पोषण देगी, उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, आओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें यहां पे भी है, ये वाली याद रखना, क्योंकि इससे मैं अभी कुछ आपको और चीज चेंज करवाऊंगी जब अपन लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे कल। ये अपरिपक्व परागकोश है, ठीक है। अगर आपको अपरिपक्व पूछेगा तो आप ये चित्र बनाएंगे। आपके एनसीईआरटी में भी चित्र बना हुआ है, जरा यहां पे ध्यान दे। एक मैं आपको स्लाइड बता देती हूं, ये देखो, ये रहा। ये क्या है बच्चों, ये है अपना अपरिपक्व परागकोश, ठीक है। ये जो अभी अपन ने बनाया, ऐसा आप नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम बच जाए, जैसे बिहार वाले बच्चे हैं, खूब टाइम होता है उनके पास, ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं उनके, एमपी वालों के पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो आप बनाओ। लेकिन नाम भी सब जगह नहीं लिखने, नाम आप एक ही जगह लिख देना जैसे मैंने लिखे, बाकी ये डिजाइने बना देना भाई सब जगह एक जैसी, जैसी यहाँ बनाई है। कैसे, ये देखो जैसी मैंने यहाँ बनाई ऐसी यहाँ पे भी बना देना, यहाँ पे भी बना देना, यहाँ पे भी बना देना, और बीच में कोशिकाएं भर देना। लेकिन ऐसा न करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा फायदेमंद रहोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है और नंबर नहीं कटेंगे आपके, इसकी गारंटी मेरी, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। हाँ, इस जैसे आपने ये बनाया है, जैसे आपने ये बनाया ना आधा, तो साइड में अपन क्या करेंगे, साइड में अपन एक ऐसा बना देंगे छोटा सा, जैसे एनसीईआरटी में बना हुआ है। मतलब यहां पे आप एक ऐसे बना देना और यहाँ पे भाई लाइनें बना देना। पहली परत, ये देखो कैसे बनानी है, चारों परतें, ये पहली परत, फिर दूसरी परत कौन से कलर से बनाई अपन ने, ग्रीन से, ये दूसरी परत, और फिर तीसरी परत मध्य त्वचा। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर ये छोटा सा बनाना जरा सा, है ना। ऐसे 4 परतें यहाँ पे बना के बता सकते हो अलग से, लेकिन बड़ा बनाओगे तब सिर्फ इतना ही बनाना, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। यहाँ पे कनेक्टिव बता देना, एनसीईआरटी में देखना बना हुआ है। ये देखो, ये अपनी अपरिपक्व है, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये अपनी परिपक्व है, जो अपन कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि परिपक्व कैसे होती है, ठीक है। परिपक्व मतलब मिच्योर। मिच्योर कब होगी, जब इसमें
परागकण बन जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलन सेक। जब इसमें परागकण बन जाएंगे तब हम इसको परिपक्व कहते हैं, जो कि अभी बने नहीं है क्योंकि अपन ने लघु बीजाणु जनन नहीं पढ़ा है ना। फिर से वो उस लाइन पे जा रही हूं, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूं। ये देखो कि भाई अभी तो अपन ने लघु बीजाणु धानी पढ़ी है, इसमें लघु बीजाणु जनन अभी किया नहीं। जब इसमें लघु बीजाणु जनन होगा तब ये परिपक्व होगी, तब ये कैसी कहलाएगी, परिपक्व हो जाती है। लेकिन अभी इसमें लघु बीजाणु जनन हुआ नहीं है, परागकण बने नहीं है, इसलिए ये अभी कैसी है, अपरिपक्व है। तो अगर आपको अपरिपक्व का चित्र पूछेगा तो आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है, ये वाला चित्र बनाएंगे, ये अपरिपक्व की है। मिच्योर वाला चित्र मैं आपको कल बनवाऊंगी जब अपन लघु बीजाणु जनन कर चुके होंगे। क्या होता है उसमें कि अपनी ये जो लघु बीजाणु धानी है, जहां पे अभी अपन को बीजाणु जन उत्तक नजर आ रहा है, उससे क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु या परागकण बन चुके होंगे। तो फिर हम यहाँ पे पोलन ग्रेन, संरचना सेम रहेगी, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस अंदर वाली चीज में चेंज आ जाता है, अंदर वाली चीज में परागकण बन जाते हैं, तो वो परिपक्व हो जाती है, ठीक है, जो कि अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। एक और है यहाँ पे, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये और एडवांस है, ये स्फुटन परागकोश है, स्फुटित परागकोश, जिसको अपन डेहिसेंस एंथर बोलते हैं। भाई परागकण बना दिया आपने, अच्छी बात है, बधाई हो, मिठाई मिठाई खिला दी, परागकण बना दिए, नर युग्मक तो भी बनानी है, परागकण बने हैं, तो उसको तब अपन लघु बीजाणु धानी को क्या कहने लग जाते हैं, पराग कोश कहने लग जाते हैं। फिर उसको लघु बीजाणु धानी नहीं कहते, क्योंकि अब उसमें बीजाणु जन तक नहीं रहा, सारे परागकण बन गए। अब परागकण बना तो दिए, उनको बाहर भी तो बिखेरना है, रानी तक पहुंचाना है ना, हीरोइन तक पहुंचाना है, तो ये परागकोश फूटता है। देखो ये फूट गया, यहाँ से टूटा हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे टूट जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्फुटित परागकोश। ये भी परिपक्व है, लेकिन ये इसके बाद की स्टेज है। देखो पहले ये, इसमें क्या होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, जो कि अपन कल पढ़ेंगे, है ना, कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो ये बनेगा। फिर जब ये बन जाएगा उसके बाद ये परागकण जब बाहर निकलेंगे तो ये फूट जाएगा, स्फुटित हो जाएगा और ऐसा बन जाता है। ये ओरिजिनल डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम नहीं है, ये स्लाइड है माइक्रोस्कोप के अंदर, ये वाला तो डायग्राम है, ये दोनों ओरिजिनल है, ठीक है। तो पोलन सेक कह देते हैं फिर हम अपन को। अभी इसको क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणु धानी कह रहे हैं, लघु बीजाणु धानी। लेकिन जब इसमें लघु बीजाणु जनन हो जाएगा और इसमें परागकण बन जाएंगे तो इसको पराग कोश कहने लग जाएंगे, ठीक है, जो कि अपन कल बात करेंगे। इसको नहीं समझ में आ रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अपन कल बात करेंगे। मेन अपना जो आज का इंपॉर्टेंट है, और ये भाई पीवाईक्यू है, वो अकेला भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, और ये आपके 12th बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ऐसे लगा दो, जैसे मैंने लगाया ना पीवाईक्यू 12th, वैसे, ठीक है। क्या है भाई, टैपिटम के कार्य 3 नंबर में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है, बिहार में भी आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है। कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन नहीं आया है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन सभी बोर्ड में आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 500 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम, टैपिटम का क्या काम होता है, तो टैपिटम जो अपने लघु बीजाणु बनेंगे, जो कि बनने हैं उसमें से, कहां, अंदर बनेंगे ना लघु बीजाणु, उनको पोषण प्रदान करता है, पहला काम। दूसरा, यह एक कैलेस एंजाइम का स्त्रावण करता है। अब ये कैलेस एंजाइम क्या है भाई, ये एंजाइम है, लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। जब अपन लघु बीजाणु बन जाते हैं, जब अपने लघु बीजाणु बन जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं, चिपके हुए। भाई वो अपना वो अशोक चक्र वाला देखा, उसमें शेर 3 आगे दिखते हैं, एक पीछे होता है, वो वाली बात तो सबको पता है ना, कि अपना जो अशोक स्तंभ है उसमें 3 शेर आगे दिखते हैं, एक पीछे होता है। वैसा ही लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो 3 को तो हमको आगे दिखते हैं, एक पीछे है, और ये चिपके हुए रहते हैं। अब इनके चिपकने के लिए एक एंजाइम काम में आता है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट काम में आती है, जिसको बोलते हैं कैलोज।
क्या कहते हैं, कैलोज। ये नीट का पीवाईक्यू है। कैलोज एक चीज से चिपके हुए रहते हैं ये, तो इसको तोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। वो एंजाइम कैलेज जो है वो टेपिटम से बनता है, जो लघु बीजाणु को स्फुटन में सहायक करता है। स्फुटन मतलब इसके फूटने में सहायक करता है, ये अलग होने में सहायक करता है। तो भाई इसको तोड़ने के लिए अपन को ये चाहिए, और ये कहां से मिलता है, टेपिटम से मिलता है। आप बोलोगे मैम ये कौन बनाता है, ये एंडोथीशियम बनाती है। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम को भूल तो नहीं गए, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, एंडोथीशियम बनाती है। या परागकिट, ये भी पीवाईक्यू है, ये पूरा ही पीवाईक्यू है, तो मैं बार बार बता रही हूं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। परागकिट क्या होता है, इसको बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट क्या होता है भाई, पोलन किट एक चिपचिपा, यहां पे लिख लो, चिपचिपा वसा युक्त, वसा प्रोटीन युक्त पदार्थ है, और ये जो है कीट परागित पौधों में मिलता है। अब कीट परागित पौधे क्या होते हैं, जिसको अपन एनिमोफिलस कहते हैं, इंग्लिश वाले एनिमोफिलस। भाई ऐसे परागकण जो कीट चिपका के ले जाते हैं, चैप्टर नंबर 1 में बताया था ना कि कीट फूलों पे बैठता है, उससे परागकण चिपक जाता है, फिर कीट दूसरे फ्लावर पे चला जाता है, तो वो चिपकता कैसे है, तो उनके चिपकने के लिए एक चीज चाहिए होती है, परागकिट, जो पोलन ग्रेन में होनी चाहिए, परागकण में होनी चाहिए। उसका निर्माण भी कौन करता है, टेपिटम करती है। ये एक्साइन के प्रतिरोधी स्पोरोपोलिनिन, ये भी अपने आप में पीवाईक्यू है, ये एमसीक्यू का राजा है। ये आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब में मिलेगा इससे क्वेश्चन। स्पोरोपोलिनिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूं, ये पूरा ही टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टेपिटम से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, इसका नाम याद रखना है आपको। ये क्या काम करता है, ये जीव जगत में, बायोलॉजी के अंदर, ये जो लाइन में लिख रही हूं वो लिख लो, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है जो मैं लिख रही हूं। बायो या बायोलॉजी में, पूरी जीव जगत में सबसे कठोर पदार्थ है। एनसीईआरटी में आप लाइन पढ़ना, इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है कि ये जीव जगत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इस पे कोई एसिड गिरा दो, या आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इसमें कोई बेस गिरा दो, इसमें कोई एंजाइम गिरा दो, ये खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और ये एक्साइन क्या है, ये अभी आगे आएगी। बाहर्य, तो अच्छा, बाहर्य चोल या बाहर्य आवरण, ये परागकण के ऊपर होता है। अभी परागकण अपन ने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर पाया जाता है। ये जब बात करेंगे तब मैं फिर आपको ये बात बता दूंगी, ठीक है। ये सबसे कठोर है, और इसकी वजह से हमारा परागकण, ये वाली बात भी याद रखना, 700 साल तक बिना सड़े रह सकता है। और ये है पीवाईक्यू। एक बार पीवाईक्यू आया हुआ है कि परागकण हमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल के फॉर्म में भी मिलते हैं, और कई परागकण ऐसे हैं जो 700 सालों तक भी ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। क्यों भाई, वो सेल है ना, हम तो कहते हैं सेल तो खत्म हो जाती है मिट्टी में गिरने के बाद, लेकिन क्यों नहीं होते परागकण, वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, और स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोर है। ये किसी भी एंजाइम, किसी भी एसिड, किसी भी बेस से गलता नहीं है, और उसकी वजह से हमारा परागकण 700 सालों से भी अधिक साल तक ऐसे के ऐसे बना रह सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये पूरा ही टॉपिक जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, इसकी हर एक बात पीवाईक्यू है, ठीक है। ये हो गया, ये टेपिटम के काम हो।